चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज की क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे क्या होती है, और एक इनइक्वालिटी प्रूफ करानी है हमें, बूल्स इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी होती क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। इसके दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं जरा देखते हैं। हिमांशु, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, क्लियर सर, स्क्रीन अभी नहीं दिख रही सर। अच्छा, चलिए देखिए, अब स्क्रीन दिखने लगी होगी आपको। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बूल्स इनइक्वालिटी क्या होती है? ये प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, और इसका यूज होता है जब हमको कभी निकालना होता है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है। वैसे तो हमने प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में पढ़ रखी है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम लिमिट होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर इवेंट एक से ज़्यादा है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट सी है, तो इन तीनों के यूनियन की लिमिट ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, या इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह की कुछ रिलेशनशिप हम बूल्स इनइक्वालिटी के थ्रू निकालते हैं। तो बूल्स इनइक्वालिटी के जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे पहला काम है कि आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो है यूनियन के लिए, और स्टेटमेंट नंबर 1 है इंटरसेक्शन के लिए। तो पहले इन सिंबल्स को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इनके मतलब क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, फिर हम आगे आपको प्रूफ इसका बताते हैं। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए आपको एक की लाइन याद करनी है। की लाइन क्या है आपका? समेशन इज लार्जर देन यूनियन। समेशन इज लार्जर देन यूनियन। समेशन बड़ा होता है यूनियन से। अब यहाँ पर यूनियन की प्रोबेबिलिटी ली गई है। किसका यूनियन है? हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं A1, A2 और AN, और उन सब का यूनियन लिया गया है, और इस तरफ है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का समेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to N। और लाइन आपको क्या याद रखनी है? समेशन इज लार्जर देन यूनियन, यानी समेशन यूनियन से बड़ा होता है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनियन है तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर n तक की इवेंट्स का यूनियन लेना है। A1, A2 यूनियन AN, और यूनियन के बाद प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। जबकि इस साइड क्या है? प्रोबेबिलिटी पहले ली गई है और समेशन बाद में अप्लाई किया गया है। तो ये स्टेटमेंट है फुल फॉर्म में, पूरा ओपन है, और ऊपर वाला कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, एब्रीविएटेड फॉर्म में है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इंटरसेक्शन के लिए। अब स्टेटमेंट नंबर 1 को हम 2 से कनेक्ट करके याद करेंगे। पहली चीज़ क्या करेंगे? इस लार्जर को हम लेसर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये सिंबल रिवर्स कर देंगे, ठीक है। दूसरी चेंज क्या करेंगे? यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब एक आप याद करिए, दूसरा आपको इसी से कनेक्टेड करके याद करना है, और इधर समेशन रहेगा। तो अभी तक आपने जो कुछ भी किया वो सब ऊपर वाली क्वेश्चन का उल्टा था। बस आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से हमें n-1 लेस करना है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। तो स्टेटमेंट दोनों आपको अच्छे से याद हो गए। रिप्लाई मेरी आवाज़ मिल रही है मंसू? यस सर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। ये स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे? समेशन बड़ा होता है यूनियन से, और ये उसका रिवर्स है। बस आपको एक चीज़ ऐड करनी है, ये n-1 को लेस करना है।
तो अब हमारा काम है कि इस इनइक्वालिटी को हम प्रूफ करें कि ये इनइक्वालिटी हम सही है या गलत है, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपने इंटर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम है आपका या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश में ये इंग्लिश मीडियम। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल पढ़ा है आपने? यस सर, यस सर। चलिए बताइए क्या होता है, बताइए सर क्या उसमें होता है। फ्लक्स होता है सर, वो फिजिक्स में पढ़ा था। नहीं वो अलग है बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन होता है कि हम किसी भी फार्मूला की जांच करते हैं तो सबसे पहले हम उसको n=1 के लिए चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। फिर हम उसको यस सर, यस n=r सर। के लिए, या फिर कोई कोई कहता था n=k के लिए, हम उसको ट्रू मान लेते हैं। फिर चेक करते हैं कि ये n=r+1 पे सही है कि नहीं सही है। अगर फार्मूला यहाँ तक सही हो जाता है तो हम कहते हैं द फार्मूला इज ट्रू इन जनरल, यानी ये फार्मूला जनरली ट्रू है। ये था मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं हम इसको। पहले वाले पे समेशन बड़ा होता है यूनियन से, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस वाले पे अप्लाई कर देते हैं। इस वाले पे पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला हम बाद में करेंगे इसके बाद। तो चलिए पहला प्रूफ हमको क्या करना है, n इवेंट्स का यूनियन है और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी ली गई है, और हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो समेशन हमेशा बड़ा आएगा यूनियन की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ रखी है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल में n की वैल्यू 1 के लिए हम पहले इसको चेक करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू लें, मान लो n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमको a1 एक इवेंट मिल जाएगी। लेकिन एक इवेंट का ना तो हम यूनियन कर सकते हैं और ना ही इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ना ही समेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट वी हैव 2 इवेंट्स फॉर ऑपरेटिंग द ऑपरेटर्स यूनियन एंड समेशन। कम से कम हमारे पास 2 इवेंट होनी चाहिए। तो हम n की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, 2 पर। तो n की वैल्यू के लिए n=2 के लिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला सही है। ओके, यस सर। ठीक है, तो हम 2 इवेंट ले लेते हैं a1 और a2। हमको प्रूफ क्या करना है, अगर हमारे पास 2 इवेंट है a1 और a2 तो हम क्या लेंगे, a1 यूनियन a2 ये ले लेंगे। और इस तरफ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2, यानी n=2 के लिए ये होना चाहिए। क्लियर? अब इसको Yes, कैसे sir. प्रूफ करते हैं, तो हम लोग स्टार्टअप करेंगे कौन से फॉर्मूले से, कंपाउंड या वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, a यूनियन b वाला। तो यहाँ पर a1 a2 है तो हम a1 और a2 ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 इज इक्वल टू, Is the probability of A1 plus probability of B2 minus probability of A1 intersection a2, A2. टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम कहते हैं। ठीक है, ओके। इस फॉर्मूले में हम अगर बात करें इस इवेंट की, तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। ये बात क्लियर, इधर 0 कर लेते हैं और इधर 1 कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो रिजल्ट में क्या आएगा, a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2। चलिए ठीक है, तो एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन का यूज करते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन। क्या होती है एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन, चलिए एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन क्या होती है, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन के Is the अकॉर्डिंग हम ये लिख probability of सकते any हैं, element lies between 0 to 1.
हाँ, लेकिन हमको एक ही हिस्सा लेना है। हम इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमने एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन का केवल इधर वाला हिस्सा यूज किया कि किसी भी दो इवेंट की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी। दो इवेंट का इंटरसेक्शन मिलकर एक इवेंट बनता है और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इक्वेशन 1 का यूज करें और इसकी वैल्यू पुट कर दें A1 इंटरसेक्शन A2 की, तो क्या पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम इस यूनियन को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 और इधर क्या मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2। अब हमको n इक्वल टू 2 के लिए क्या प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, ये देखिए प्रूफ किया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये n इक्वल टू 2 के लिए हमने ट्रू सिद्ध कर लिया, प्रूफ कर लिया कि हाँ ये ट्रू होता है। ये जो यहाँ पे लिखा था इक्वेशन बुल्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट, ये ट्रू हो गया n इक्वल टू 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हम इसको n इक्वल टू k के लिए क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे। तो जब भी n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू k ai, और इधर क्या हो जाएगा, समेसन i इज इक्वल टू 1 टू k प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। क्योंकि स्टेटमेंट तो यही है ना, बस हमने उसको k के लिए ट्रू माना है। हाँ बताइए, सही है, यस सर सही। ठीक है। यहाँ पर हमने n इक्वल टू k कर दिया है। अर्पित अभी आपको थोड़ी देर में क्लास समझ में आने लगेगी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। जी सर, जी सर। ओके, तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। n इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रूफ किया और n इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू मान लिया। नाउ वी हैव टू चेक एट n इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको k प्लस 1 पे चेक करने की जरूरत है कि क्या ये सही होगा। तो k प्लस 1 पे चेक करने का मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, यूनियन फ्रॉम 1 टू k प्लस 1 ai, और इधर हमको क्या प्रूफ करना है, i गोइंग फ्रॉम 1 टू k प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो देखो हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू k प्लस 1 एंड ai, यानी 1 से लेकर k प्लस 1 तक की इवेंट्स का यूनियन। तो हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। हम k तक के इवेंट्स को अलग लिख लेते हैं और फिर यूनियन लगाकर एक इवेंट और लिख देते हैं k प्लस 1 वाली। क्योंकि k प्लस 1 इवेंट का यूनियन है तो हमने k का एक तरफ कर लिया और जो लास्ट वाली थी उसको अलग कर लिया। अब अगर हम इसको एक इवेंट माने और इसको एक इवेंट माने तो ये पहली इवेंट और ये दूसरी इवेंट, और दो इवेंट का क्या हो रहा है यहाँ पर, यूनियन। तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है, अगर दो इवेंट का यूनियन है तो ये छोटा होगा इनके समेशन से, यानी हम लिख सकते हैं कि ये छोटा होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन पहली इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी इवेंट। दो इवेंट का यूनियन था और हमने इक्वेशन 2 अप्लाई कर दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम और कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब बारी है इक्वेशन नंबर 3 को यूज करने की। इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमको i इज इक्वल टू 1 टू k यूनियन ai की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेकिन इक्वल नहीं दिया हुआ है। जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो इससे बड़ी है। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें समेशन से
तो इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जो कि ऑलरेडी बड़ा है। देखो अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा होता तब हम किसी की बड़ी वैल्यू पुट करते तो ये इसमें चेंज हो जाता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही ये ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर किसी की बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो इस ग्रेटर देन पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर तो वो बड़ा यूनियन की जो ऑलरेडी। वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, और प्लस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस 1। ओके, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो यहाँ तक के तक का समेसन हो चुका है और फिर प्लस के बाद एक इवेंट और लिखी हुई है, यानी दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to k प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, और इस तरफ क्या लेकर चले थे हम LHS में, प्रोबेबिलिटी ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to k प्लस 1 ए आई। तो क्या रिजल्ट k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया? यस सर। समेशन बड़ा होता है यूनियन से, ठीक है। तो बुल्स इनइक्वालिटी का हमने एक फार्मूला प्रूफ कर लिया कि अगर कुछ इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी ले और फिर उन इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेके उनको ऐड कर लें तो एडिशन हमारा बड़ा होगा यूनियन की प्रोबेबिलिटी से। क्लियर? चलिए, तो अर्पित आपको क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी, ये वाली रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब हम इसके सेकंड स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका था क्या, जरा देखते हैं हम लोग। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या चेंजेस थे, स्टेटमेंट नंबर 2 लिख लेते हैं। एक तो ये लेस की जगह पे क्या हो गया था, ग्रेटर हो गया था। दूसरा इस यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो गया था। और तीसरा क्या हो गया था, ये सेम था, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ये एक चेंज था, यहाँ पर n-1 आ गया था। ये हम n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर चुके हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द रिजल्ट्स इज ट्रू इन जनरल। ओके, आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पे। तो अब की बार हमको ये प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करेंगे, फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए हम कैसे इसको चेक करेंगे, n इक्वल टू 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि एक इवेंट का ना तो इंटरसेक्शन कर सकते ना ही समेशन कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 इवेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास 2 इवेंट हैं तो इसका मतलब हो गया 1 to 2 ए आई, और इस तरफ क्या हो जाएगा 1 to 2 समेशन, यानी 1 से लेकर 2 तक का समेशन, और इधर क्या हो जाएगा n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। फाइनली अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर आर इक्वल टू समेशन, समेशन हटा दीजिए, समेशन को ओपन कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी A1 प्लस A2 -2 -1, इसको एज इट इज लिखा रहने दी ताकि ये पता चले कि n की जगह पे 2 पुट किया गया है। यानी हम ये प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा कि ये 2 के लिए ट्रू है। तो कैसे हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमको पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो अब की बार हमने क्या ले लिया, एक्सियम 1 से कि एक इवेंट ले ली A1 यूनियन A2 और बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A1 यूनियन A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A1 यूनियन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है,
और इस तरफ क्या है, लेस आर इक्वल टू 1। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2, और इंटरसेक्शन को हम इस तरफ भेज देते हैं और 1 को इस तरफ ले आते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर ही आ गई कि नहीं आ गई, जरा मैच करिए इसको। यस सर। आ गई है। तो यस सर। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए ये थ्योरम क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे और n इक्वल टू k के लिए भी हम इसको ट्रू मान लेंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं 5। नाउ फॉर n इक्वल टू k, तो जब n की वैल्यू k होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन i गोइंग फ्रॉम 1 टू k ai, और ये बड़ा होगा किससे, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू k प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस k माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया है, n की जगह पे k पुट किया है। ये जो हमको प्रूफ करना था इसमें n की जगह k पुट किया, क्योंकि हम इसको k के लिए ट्रू मान रहे हैं। अब आगे क्या करना है, k n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बारी है n इक्वल टू k प्लस 1 की, तो n इक्वल टू k प्लस 1 पे अगर ये ट्रू होगी तो यानी प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा i गोइंग फ्रॉम 1 टू k प्लस 1 ai ग्रेटर आर इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k, k नहीं होगा, यहाँ पर होगा k प्लस 1, और यहाँ पर क्या आएगा, k प्लस 1 और माइनस 1। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम ले लेते हैं और इसको लेकर प्रोसीड करते हैं। तो इंटरसेक्शन है k प्लस 1 और ai, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट जिसमें हम k तक की इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, और दूसरे में लास्ट वाली इवेंट रख लेंगे k प्लस 1। तो दो इवेंट का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, पहली इवेंट है ये वाली और दूसरी इवेंट है ये वाली। अगर हम इस पे इक्वेशन नंबर 5 अप्लाई कर दें तो दो इवेंट का इंटरसेक्शन का जो फार्मूला है वो लग जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं यूजिंग 5। 5 क्या कहता है, a1 इंटरसेक्शन a2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, तो हम भी लिखेंगे दिस इंटरसेक्शन इज ग्रेटर आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1, तो a1 यहां पर हमारे लिए क्या है, ये है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2, a2 हमारे लिए क्या है, ये है, और क्या आएगा माइनस 1। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इवेंट्स के लिए है तो 2 माइनस 1 लिखिए या माइनस 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इक्वेशन 6 का यूज करेंगे हम। इक्वेशन 6 में हमको इसकी वैल्यू दी गई है इंटरसेक्शन 1 टू k ai की। अब इसकी जो वैल्यू दी गई है वो इससे छोटी है या बड़ी, इधर का हिस्सा छोटा है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो छोटी है। इधर का बड़ा, इधर समेशन वाला छोटा। ठीक है, जो वैल्यू हम इस इंटरसेक्शन की जगह पे पुट करेंगे वो लेस है, और ये ऑलरेडी लेस चल रहा है। तो जब ये पहले से लेस है और हम यहाँ पर इससे भी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस k माइनस 1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह पर। ठीक है, बाकी चीजें लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ak प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, बस रिजल्ट हमारा आ गया है। इस साइड हम क्या लेकर चले थे,
i इज इक्वल टू 1 to k प्लस 1 ai। इस तरफ देखिए क्या है, ये समेशन और ये प्लस वाला हिस्सा, दोनों को अगर हम मिला दें तो रिजल्ट आएगा 1 to k प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। और अगर इसको और इसको एक साथ लिखें तो क्या लिख पाएंगे, माइनस k प्लस 1 माइनस 1। कैसे, इसको देखो तो क्या आएगा, ये माइनस 1 आएगा। जब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन करके बाहर लिखेंगे तो ये वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, सर ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया, इसलिए ये रिजल्ट जनरली ट्रू है। तो ये था बुल्स इनइक्वालिटी का प्रूफ, ये आपके यूनिट 1 में आता है। और बुल्स इनइक्वालिटी के आगे की चीज़ें, एप्लीकेशंस या कैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ये सब हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो आपको आज की क्लास से बुल्स इनइक्वालिटी का पूरा प्रूफ देखना है और तैयार करना है। आज की क्लास में आज हम आपको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बता देते हैं, सॉरी कंडीशनल इवेंट क्या होती है ये बता देते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता देते हैं। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। देखिए एक साइन होता है, जैसे हम लिखते हैं ये, तो इस साइन को क्या पढ़ते हैं, 2/3 पढ़ते हैं। 2/3। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 2/3। स्टैटिस्टिक्स में भी ये साइन यूज किया जाता है बिटवीन इवेंट्स। ये साइन यूज हुआ बिटवीन नंबर्स। वैसे हम इस साइन को अल्फाबेट पे भी यूज कर सकते हैं अलजेब्रा में, और पढ़ते हैं x/y या x डिवाइडेड बाई y। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इस सिंबल का नाम होता है गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है, और ऐसे लिखते हैं a गिवन b। इसका मतलब क्या है, वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ a अंडर द गिवन कंडीशन b। पढ़ते क्या है, प्रोबेबिलिटी a गिवन b। तो आपको अगर ये कहीं पर लिखा मिले तो इसको पढ़ना क्या है, a गिवन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b। अब ये गिवन b है क्या, हम आपको बताते हैं। चलिए, हमारे पास एक 52 कार्ड्स का पैक है, ताश की एक गड्डी है। इस ताश की गड्डी से हम लोगों ने 2 किंग्स ड्रॉ कर लिए हैं, यानी हमको ये पता है कि हमने यहां से 2 राजा निकाल लिए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमको गिवन है, और हम इसको क्या मान सकते हैं, बी। अब हम कह रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम दिस पैक ऑफ कार्ड। गेटिंग अ किंग फ्रॉम दिस पैक ऑफ कार्ड। तो अगर ये पैक ऑफ कार्ड नॉर्मल होता तो राजा के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती। एक 52 पत्तों की गड्डी में टोटल कितने राजा होते हैं, 4 केसेस हमारा फेवर करेंगे, और टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये टोटल केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम अ नॉर्मल पैक, यानी जिसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना की गई हो। लेकिन यहां पर तो इस पैक ऑफ कार्ड से पहले ही 2 राजा निकाल लिए गए हैं, तो अब बचे कितने, 2। तो हम यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, और पढ़ेंगे क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड व्हेन 2 किंग्स आर ऑलरेडी ड्रॉन। एक ताश की गड्डी से राजा के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि 2 राजा पहले ही निकाले जा चुके हैं। तो अब आपको कंडीशन समझ में आई कैसे रिप्रेजेंट होती है और क्या इसका मतलब होता है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि 2 राजा पहले निकाले जा चुके हैं, तो अब हमारे पास पैक में कितने कार्ड बचे हुए हैं, 50। 52 की जगह पे 50 हो गए हैं, यानी टोटल केसेस 50 हो गए हैं। और अब की हमारे कार्ड में राजा 2 ही बचे हैं, तो 2 हमारे फेवरेबल केस हो गए, यानी हमारा रिजल्ट हो गया 1/25। तो क्या आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट या इसका नोटेशन ये सब समझ में आया। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, अर्पित कुछ पूछना चाह रहे हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली या प्रोबेबिलिटी के फार्मूलों को लगाकर, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है फार्मूला इसको लिखने का। अब यहां पर मान लो कंडीशन रिवर्स हो जाए, मान लो हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला फिर भी वही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अब की बात डिवाइड किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो जो कंडीशन गिवन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। यहां से जन्म होता है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ये क्या होती है जरा देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में हम इंटरसेक्शन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पहले वाले का यूज करें तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। अगर हम दूसरे वाले का यूज करें तो हम इंटरसेक्शन को कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। तो इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या पड़ा? मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। यानी हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इन दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या आप सभी को मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, इसमें ध्यान ये देना है कि जिसको हम बाहर लिखेंगे, जिस भी इवेंट को हम बाहर लिखते हैं, बाहर का मतलब जैसे हमारे पास दो इवेंट हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने अब की बार बाहर लिखा किसको? ए को। तो जिसको हम बाहर लिखते हैं उसी को कंडीशन बना लेते हैं दूसरे के लिए। तो यहां पर क्या आ गया? बी गिवन है। अगर हम मान लो ए इंटरसेक्शन बी में ए की जगह पे बी को बाहर लिखें, तो जब बी को बाहर लिखेंगे तो ए की कंडीशन में बी आ जाएगा। लिखने का ये तरीका होता है, याद रहेगा? यस सर। युवराज, आपने क्लास थोड़ी सी मिस की है, रिवाइज करिएगा रिकॉर्डिंग वाली लेक्चर देखकर इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम हम तीन इवेंट के लिए भी लिख सकते हैं, ए बी और सी, लेकिन आज हम आपको ये नहीं बताएंगे, ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा आप इसको पहले पढ़ लेंगे ताकि दिमाग में सेट हो जाए, फिर तीन के लिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम को लिखते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है। एक और यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड करते हैं, वो ये है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो ए और बी इंडिपेंडेंट होने के केस में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे लिख पाते हैं? प्रोबेबिलिटी ए सर प्रोबेबिलिटी बी। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का क्या फार्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। ये कहती है कंडीशनल थ्योरम। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी इधर था कंडीशनल और इंडिपेंडेंट के केस में इधर क्या बचा? अनकंडीशनल। यानी यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। तो आपकी लाइन क्या होनी चाहिए? इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकम्स अनकंडीशनल। क्लियर हो गया? इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकम्स अनकंडीशनल। ओके, यस सर। चलिए ठीक है। तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम आपको आगे करवाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है
जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आपको ये पढ़ाई जाती है बीएससी सेम 1 में। शायद ही ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स का हायर लेवल का एग्ज़ाम हो जहाँ पर बेस थ्योरम पूछी न जाती हो, चाहे वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, या फिर अभी पीएचडी का कोर्स वर्क हुआ था रिसेंटली, उसमें भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आया था, यानी पीएचडी में भी आती है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए एडमिशन लेने के लिए एमएससी में, और इसके साथ साथ आरबीआई, डीएसआईएम, यानी अलग अलग एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। तो अगर आपको बेस थ्योरम अच्छे से आ गई सॉल्व करना, तो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जितने भी नंबर का आएगा वो नंबर आपके पक्के हैं। तो आपका अगला टारगेट है कि बेस थ्योरम को अच्छे से सीखना है विद प्रूफ। आपके बीएससी सेम 1 के एग्ज़ाम में इसके प्रूफ आते हैं और सिंपल क्वेश्चन। सिंपल का मतलब क्वेश्चन थोड़ा बनाने का तरीका होता है, टफ भी बनाए जाते हैं। तो आपको केवल सिंपल क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। बेस थ्योरम आपने अब तक कहीं पढ़ी है? इंटर में थोड़ा सा पढ़ा होगा, याद है किसी को? इंटर में प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसमें आपका रैंडम वेरिएबल इंक्लूड हो गया है। रैंडम वेरिएबल और इसके साथ साथ बेस थ्योरम भी है। तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर। आपको एक काम करना है कि जब मैं आपको बेस थ्योरम पढ़ाऊं और इसके क्वेश्चंस को लगवाऊं, तो आपको इंटर की बुक उठाकर जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए सारे के सारे लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको सवालों को लगाने में महारत हासिल हो जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी आए आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो होमवर्क आपको देंगे पढ़ाने के बाद। अगला टॉपिक हमारा बेस थ्योरम, इसका प्रूफ और इसके क्वेश्चंस हैं। एक आज हमने आपके लिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सोचा था करवाएंगे, लेकिन अभी क्लास का टाइम लगभग 40 मिनट ही रखते हैं ताकि रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन अगली क्लास में कर लेते हैं, या आज हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग इसको घर पे लगाना, ठीक है? ओके सर। चलो हम इसमें आपको हिंट दे देते हैं कि आपको करना कैसे है। ट्राई करना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको अगली क्लास में बताएंगे। क्या है? 2 डाइस, 1 ग्रीन एंड द अदर रेड, यानी एक हरे रंग का पासा है और एक रेड कलर का है। आर थ्रोन, फेंके गए। लेट ए बी द इवेंट। अब देखिए इवेंट डिफाइन हो रही हैं, आपको देखना है इवेंट क्या है और कैसे इसके पॉसिबल केसेस बनेंगे। ए इवेंट है द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द फेसेस, यानी कि जो पासे फेंके गए हैं ग्रीन और रेड, इनके फेस पे जो सम आएगा, यानी इस पे जो आया और इस पे जो आया, इसको जोड़ने पर ऑड नंबर मिले। तो एक ऐसी इवेंट है जो हमेशा सम क्या दे रही है? ऑड दे रही है। तो हमको वो इवेंट्स पहचाननी होंगी जब हमको ऑड नंबर मिले। अच्छा, बी क्या है? बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 एस, यानी कम से कम एक एस आए। वैसे तो ताश की गड्डी में एस कहते हैं इक्का को, लेकिन पासे में जो एस होता है वो नंबर 1 होता है। यानी दो पासों में बी एक ऐसी इवेंट है जो ये बताती है कि दो पासों में कम से कम एक नंबर किसी एक पे जरूर रहे। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन ही यही है, कंप्लीट सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा। तो सैंपल स्पेस को हम ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट में, और इसमें सभी इवेंट्स लिखी जाती हैं। तो दो पासे पर आने वाले नंबर्स में क्या क्या होगा? 1 और 1 होगा, 1 और 2 होगा, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5 और 1 and 6। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। समझ में तो आपको आ ही गया है कैसे बनेगा, है ना?
चलिए, तो आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर आ गया है। समथिंग हैपेंड रॉन्ग, चलो कोई नहीं, हम इसको फिर से अटैच कर देंगे इसमें। तो आपका जब सैंपल स्पेस आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना होगा, इवेंट ए। ये जो इवेंट ए आप डिफाइन करेंगे ये है क्या, ये कह रहा है कि जो सम है पासों पर वो ऑड आना चाहिए। तो आपको इसमें से सिर्फ वो इवेंट्स उठानी है जिनको जोड़ने पर ऑड मिले। तो जैसे 1 2 ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा, 1 4 ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा, एंड 1 एंड 6 करेंगे तो ऑड मिलेगा। ठीक है, ये ऑड मिल रहा है। 2 के साथ 1 आएगा तो ऑड मिलेगा, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5। इसके अलावा 3 नंबर अगर आएगा पहले पे तो कौन सा ले लें हम, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 6। तो आप इवेंट ए बना लेंगे, पूरी बना लेना इवेंट ए जिसमें ऑड नंबर आए। इवेंट बी क्या होगी, बी कह रहा है कम से कम एक पासे पर 1 आए। तो देखो कितने इवेंट है जिसपे 1 आ रहा है। इधर के अगर हम सारे देखें तो इन सब में 1 आ रहा है, और अगर हम इधर के सारे देखें तो सब पे 1 आ रहा है, जिसमें से ये इवेंट कॉमन है। और सेट की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो टोटल बी में 11 मेंबर मिलेंगे जिसमें कम से कम एक पे 1 जरूर आ रहा हो। तो इवेंट बी के मेंबर आपको पता चल गए। यस सर। तो इवेंट ए और बी के मेंबर्स जब आपको पता चल गए तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे हमको प्रोबेबिलिटी ए कैलकुलेट करनी है तो टोटल मेंबर कितने थे, 36। 2 पासों पर 36 आएंगे, ये तो सबको पता है ना। यहाँ पर सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज आने वाली थी, 36। और ए में कितनी आएंगी ये काउंट कर लेना। ऊपर फेवरेबल हो गया जो भी आए यहाँ पर, और नीचे टोटल। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, 1 से इसको घटा देंगे, ये भी आ जाएगा। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 से घटाकर। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं आप उनको कोशिश करिएगा लगाने की। आप डी मॉर्गन लॉ यूज़ करिए, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करिए। इसमें आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हम आपको प्रूफ करा चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी भी मिल जाएगा, ए यूनियन बी भी मिल जाएगा। तो ये सारा काम आपको होमवर्क में करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम कल इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यस सर। आज की क्लास यहीं तक। आपको बुल्स इनइक्वालिटी तैयार करना है, प्लस इस क्वेश्चन को करना है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेनी है। कल हम आपको बेस थ्योरम और ये वाला क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। ओके, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।